हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे एस के झा सर द्वारा आयोजित इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेट नंबर 58। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एकल फेज शैथिल्य मोटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टेरेसिस मोटर, किस प्रकार की मोटर है? तो हिस्टेरेसिस जो मोटर होती है, एक जो होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसको सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी जब स्लिप डैश डैश होगी। अगर सिंक्रोनस एन एस बराबर एन आर, एन क्या है? स्पीड है। एस क्या है? सिंक्रोनस मशीन का स्पीड हो गया। और एन क्या है? यहाँ भी एन हो गया स्पीड, और आर से हो गया रोटर, यानी कि रोटर का स्पीड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की गति, ये जो है इंडक्शन मोटर की गति अगर समकालिक गति के समान यानी सिंक्रोनस मोटर गति के समान हो जाए तब स्लिप क्या होगा? तो स्लिप बराबर क्या होता है? एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो एन एस माइनस एन एस हो जाएगा, बट्टा में एन एस हो जाएगा। तो एन एस से एन एस में से एन एस जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडक्शन मोटर की ये तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड दिया हुआ है और वास्तविक गति के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? तो स्लिप स्पीड बोलते हैं। स्लिप स्पीड, जो स्लिप स्पीड का फार्मूला होता है एन एस माइनस एन आर होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग जो टॉर्क क्या होगा? तो सिंपल जो स्क्वायरल केज का जो टॉर्क होता है, ये जो होता है आपका निम्न होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। सिंक्रोनस मोटर को दुगुनी उत्तेजित डबल एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। दोनों जो है एसी और डीसी सप्लाई क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होती है। ये जो हो गया स्टेटर हो गया, यहाँ पे एसी सप्लाई किए, इसमें जो एक पोल बना लिए, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। इसमें जो है बाइंडिंग कर देंगे आर्मेचर में, और यहाँ पे क्या करेंगे? डीसी सप्लाई दे देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। तुल्यकालिक मोटर की रचना इसके समान होती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चूँकि सिंक्रोनस मोटर जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर होता है, और एक होता है सिंक्रोनस मोटर होता है। तो सिंक्रोनस जो है जनरेटर को ही क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर बोलते हैं। तो अल्टरनेटर प्रकार का मशीन हो जाएगा। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। असंतुलित जो है अनबैलेंस्ड थ्री फेज प्रणाली में न्यूट्रल धारा होगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। असंतुलित धाराओं के फेजर जो के बराबर होता है। इसमें क्या होगा? आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी बराबर क्या होगा? आई एन का हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा? तो हम निकाल लेते हैं बाइनरी 5 का। यहाँ पे 5 रख दिए, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या 2 का 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बाइनरी कैसे निकालते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर के लिए डोप्ड होता है क्या होता है? तो वो बोरोन होता है। पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है। इसका पी टाइप का उदाहरण क्या है अर्धचालक का? तो बोरोन हो जाएगा, आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, और आपका हो जाएगा गैलियम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। डायोड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तो करंट पूछा है, तो आई बराबर क्या होता है? V बाई आर होता है। तो हमारा वोल्टेज कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है, और प्रतिरोध कितना दिया हुआ है?
40 किलो ओम दिया हुआ, तो 40 किलो ओम को ओम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बटे में 24 गुणा या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो 10 का पावर -3 हो जाएगा। 12 दूना 24 पॉइंट जो होगा 5 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 12 नंबर, बैटरी चार्जर डैश डैश होता है। तो बैटरी चार्जर क्या होता है, ये जो है रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये मान लीजिए कि ये बैटरी हो गया और यहाँ पे प्लस ले लिए माइनस ले लिए और यहाँ से एसी सप्लाई दे दिए, एसी सप्लाई आया और यहाँ से डीसी में कन्वर्ट हो गया। तो एक कौन काम करता है, रेक्टिफायर काम करता है। रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। तो ये जो बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक बेस होता है और दूसरा होता है कॉमीटर होता है, इमीटर होता है और तीसरा होता है कोलेक्टर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, एससीआर में संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो सेमीकंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसमें जो है गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अस्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है। तो पीएमएमसी का जो होता है उपकरण का स्केल क्या होता है, तो मध्य में सघन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, ओम का नियम निम्नलिखित में से किन उपकरण का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर से करंट को मापते हैं और वोल्ट मीटर से वोल्ट को मापते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, जो पिरानिक गोज डैश डैश के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। पिरानी गेज का उपयोग जो है बहुत कम प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। 18 नंबर, किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्लिपरिंग जो मोटर होता है, इसका आंसर बी ना होकर इसका आंसर होगा डी। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड हाइड्रो पावर प्लांट भी बोलते हैं। इसको जो है प्रोजेक्टेड हाइड्रो प्लांट भी बोलते हैं। इसकी गति जो होती कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, पोल की संख्या को बढ़ा देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन के तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, भाप शक्ति संयंत्र में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 20 नंबर, आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक डैश डैश के होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 3 फेज भी होता है और सिंगल फेज भी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर, जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लाइन वोल्टेज लगभग डैश डैश के थ्रेशोल्ड के मान से अधिक होता है, तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट होती है ट्रांसमिशन लाइन में, उसको जो है विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज करंट है लाइनों में केवल प्रतिरोध अवयव ही उपस्थित रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर, किसी कमरे की प्रतिदीप्ति किस पर निर्भर करती है, दीवारों के रंग पर और छत पर। बिल्कुल सही बात है। जिस रूम में हम रहते हैं, अगर दीवार जो है वाइट कलर का होता है तो उसका ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होता है और रूफ भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो ये फोटोमेट्री जो है होता ही है, और ये प्राकृतिक विकिरण ये भी होता है, लैंप भी होता है। कौन नहीं होता है, तो तापमान नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 26 नंबर,
विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो मैकेनिकल एनर्जी से होता ही है, रासायनिक ऊर्जा से होता ही है और प्रकाश ऊर्जा से भी होता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है और इंडक्टेंस का हेनरी होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार हो? अगर किसी भी जो तार है अगर उसमें दरार आ जाएगा तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनंत प्रतिरोध हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकताएं क्रमशः 5 ओम 20 ओम है तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? चूँकि हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है रो एल बाई ए होता है। तो ए का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। तो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये जो है प्रतिरोध जो है जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? रेडियस का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है 5/20 कर लेंगे और इसको क्या लिख लेंगे? R2 बाई R1 के स्क्वायर लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 का 20 हो जाएगा। तो ये जो है स्क्वायर जो है इधर आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 R2 बाई R1 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो R1 बाई R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है? ए है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 100 ओम के 100 प्रतिरोध है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका जो है आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर समान प्रतिरोध हो तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? आर बाई एन होता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? 100 है और कितना है? 100 बार है। तो इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केसीएल का, किरचॉफ्स करंट लॉ का है। तो जो करंट आता है उसको एक साइड इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है? आउटगोइंग करंट। तो इसको इनकमिंग करंट को पहले क्या करते हैं? आइए ऐड कर लेते हैं। तो इनकमिंग कौन कौन आ रहा है? ये आ रहा है नोड की तरफ, ये आ रहा है करंट, ये आ रहा है करंट, और बाहर कौन कौन निकल रहा है? ये और ये। तो ये जो होगा 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इनकमिंग करंट। आउटगोइंग में कौन क्या हो जाएगा? IX + 2 हो जाएगा। तो IX बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए परिपथ के लिए किरचॉफ्स धारा के नियम कौन सा समीकरण सही होगा? इस फिगर को देखिए। इस फिगर की ये जो है बैटरी लगा हुआ है, ये जो है प्लस है, ये माइनस है। करंट किधर से निकलती है? करंट जो निकलती है प्लस से निकलती है और माइनस के तरफ जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और फिर यहाँ पे आएगी। तो हमारा जो है वोल्टेज की यहाँ पे क्या होगा? IR1 हो जाएगा। तो ये जो है या तो प्लस IR1 लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, -5। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी में दिख रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। यदि किसी मशीन की दक्षता 80% है तो इसका क्या अर्थ होता है? अगर इफिशियंसी 80% है यानी कि लॉस कितना परसेंट है? 20% है लॉस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर केसीएल लॉ का फॉर्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें देख लेंगे कि इनकमिंग करंट कौन सी है और आउटगोइंग करंट कौन सी है। तो ये क्या है? आउटगोइंग करंट है, ये भी आउटगोइंग करंट है, ये भी आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट ये है और ये है। तो हमने क्या किया? आउटगोइंग लिख लिया और इनकमिंग लिख लिया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर? ये 4 हो गया वैल्यू, तो 7 में से जो है 4 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर। 10 घंटे की अवधि में 100 वाट बल्ब तथा 200 वाट बल्बों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता है। ठीक,
तो पावर कितना 100 वाट का कितना बल्ब है, 10 घंटा यूज कर रहे हैं, और प्लस में 200 वाट का कितना 10 बल्ब, 4 बल्ब है, सॉरी 10 नहीं 4 है, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 10 किलो वाट आवर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.2 कूलम्ब का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। चूँकि हम जानते हैं कि Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो C बराबर क्या होगा, Q/V हो जाएगा। तो 0.24 को डिवाइड कर देंगे किस से, 10 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर। कुंडलन का प्रेरकत्व डैश डैश पर निर्भर करता है। जो इंडक्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, क्या होता है, L बराबर होता है म्यू N स्क्वायर A बटे में L होता है। तो अब क्या देखें, इंडक्टेंस जो है एरिया बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। अगर ये घटेगा या बढ़ेगा तभी इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, A B C तीनों हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये वोल्टेज के केस में जो होता है पीक फैक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है, पीक फैक्टर बराबर फार्मूला होता है V मैक्स और बटे में क्या होता है, RMS वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RMS वैल्यू निकालेंगे। तो RMS बराबर क्या होता है, RMS बराबर होता है Vm/√2। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 23√2 या √2 से डिवाइड हो जाएगा, तो RMS का वैल्यू कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है 23√2, जो RMS का हमारा वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 23 आ गया। तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया हमारा √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 1.414 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रतिवर्ती धारा के संदर्भ में RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर। VAR निम्न में से किसकी यूनिट है। तो VAR का फुल फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट डैश डैश के लिए अर्थ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरण को ओवर करंट से बचाने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार 2 वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति गुणक ज्ञात कीजिए। तो ये जो है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है √3 W1 - W2 बटा W1 + W2। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। एक खुले परिपथ के सेल के 2 सिरों के मध्य के विभवांतर सेल को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे, यानी कि EMF बोलेंगे। वोल्टेज के ही डिफरेंस को क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर। शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है। तो हम जानते हैं कि शुष्क सेल जो है संशोधित रूप होता है लेक्लांसे सेल का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना है। शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या होता है, जो ड्राई सेल होता है उस पर कितना वोल्टेज अंकित किया हुआ आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक पदार्थ का रिलेक्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये फार्मूला ही होता है रिलेक्टेंस का, L/μ0 होता है। आइए देखते हैं 48 नंबर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित EMF की दिशा इसके द्वारा दी जाती है। तो ये क्या होगा, बीच की उंगली द्वारा।
और तर्जनी जो है करंट को बताती है और अंगूठा जो है बल के डायरेक्शन को बताता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49। जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षा और संरक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो 1000 ओम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 किलो ओम हो जाएगा। 1 किलो ओम को 1 किलो ओम में कितना ओम होता है? तो 1000 ओम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है सब के सब याद कर लेना है, इसी में से पूरा क्वेश्चन टकरा जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा VP के समानांतर यानी वर्टिकल प्लेन है और HP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर होगी जो कि एक सीधी रेखा होगी? इसके सम्मुख दृश्य में वास्तविक लंबाई झुकी हुई रेखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉप व्यू हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है यानी कि हिंदी में बोलते हैं एक तिर्यक प्रक्षेप, जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कैविलियर प्रोजेक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कोई वर्ग HP के लंबवत और VP के समानांतर है तो उसका जो टॉप व्यू कैसा होगा? एक रेखा जैसा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। मोटर को किस संकेत से सूचित किया जाता है? तो ये C हो जाएगा। जनरली मोटर कैसे बनाते हैं? ये जो है यहाँ पे ब्रश लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? मोटर हो गया। आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। संकेतन जो है 256 का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें जो फाई है, फाई का मतलब होता है व्यास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टूल सामान्यतः 5S पद्धति में मानकीकृत स्टेप का समर्थन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है जॉब चक्र चार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये डायमेंशनिंग किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साइज डायमेंशनिंग बोलेंगे। जिसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को दर्शाती है उसे साइज डायमेंशनिंग कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है तो ठोस बनाता है। ये मान लीजिए कि समकोण हो गया, जब ये अपने चारों ओर घूमेगा तो क्या बनाएगा? एक शंकु आकार जैसा बनेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59। वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है क्या कहलाती है? जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी जो लंबवत होती है उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। ये जो है लाइन क्या होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर। केंद्र रेखा के रूप में निम्न में कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो है मिलान करने वाला है, ये आप लोग मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापनी 1:1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मध्यम माप की वस्तुओं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार ट्रिम्ड साइज किस लाइन द्वारा किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? सी, मार्जिन लाइन द्वारा। A0 A1 साइज की ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? ये इसको याद कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें एक भाग है बैटन। बैटन का क्या उद्देश्य है? तो ये बैटन क्या करता है? स्ट्रिप्स को सपोर्ट करता है और जो है वार्मिंग को भी रोकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से क्या होती है? तो ये कम होती है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अर्धचालक डायोड में कितनी संधियाँ होती है? तो जो अर्धचालक डायोड होती है उसमें जो है एक संधिया होती है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए आवश्यक होता है, तो कितना डायोड आवश्यक होता है? तो 2 डायोड आवश्यक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डैश डैश में एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कट ऑफ क्षेत्र हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज में फेज अंतर कितना होता है? तो कॉमन बेस जो एम्पलीफायर है उसमें जो है फेज जो डिफरेंस होता है 0 होता है, बट यही क्वेश्चन में कॉमन इमीटर में फेज डिफरेंस पूछ देता है तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 71 नंबर। किसी दोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2πfl लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2πfc लिख सकते हैं। तो ये एफ इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 1/4π² LC आ जाएगा, और ये जो है एफ स्क्वायर हट के रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशिक उपकरण है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो LASCR हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश डैश वह है जिसमें सभी सक्रिय और निष्क्रिय घटक आपस में जुड़े होते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बाइनरी अंकीय प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो हम जानते हैं कि बाइनरी में क्या 1 और 0 होता है, तो 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है? तो वो जो हो जाएगा आंसर फोटो कंडक्टिव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।